दिल्ली से पुणे, बिन तेरे तेरे बिन बिन तेरे, कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे। अभी कल ही की तो बात लगती है। वर्ष 2018 में सिर्फ 6 महीने के लिए मैं इस जर्मन कंपनी में आया था। मेरा काम था जब तक मुख्य वित्तीय प्रबंधक का चुनाव कंपनी ना कर ले, मैं इस जगह को संभालूं। इससे पहले मैं गुरुग्राम में एक फ्रांस की आईटी कंपनी में काम कर रहा था। इस फ्रेंच कंपनी को मैंने गुरुग्राम में अपने हाथों से स्थापित करने में भूमिका अदा की थी। मैं इस फ्रेंच कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी था। उस फ्रेंच कंपनी के साथ 2 साल तक सब कुछ अच्छा चला था। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान, सिंगापुर, इन सब देशों की खूब व्यावसायिक यात्राएं हुई। भारतीय इकाई बढ़िया काम कर रही थी, बिक्री बढ़ रही थी, उसके अनुपात में लाभ और तेजी से बढ़ रहा था। सब ठीक चल रहा था, पर कहावत है कि जब सब गाड़ियां आपकी तरफ आ रही हों तो आप गलत लेन में चल रहे होते हो। मेरा फ्रेंच वित्तीय निदेशक बदला और एक जापानी मूल की वित्तीय निदेशक ने कमान संभाली। उस जापानी महिला के साथ बहुत सी समस्याएं थी। हमारे बीच समस्या हर महीने बढ़ती गई। मैंने त्याग पत्र दे दिया। मेरे जाने के 4 महीने बाद उसे निकाल दिया गया। 6 महीने से कुछ ज्यादा हो गया था मुझे अगली नौकरी ढूंढते हुए। तभी पुणे की इस जर्मन आईटी कंपनी के लिए मेरे मित्र और सहयोगी, जो एक ऑडिटर और वित्तीय सलाहकार फर्म में काम करते थे, उनका प्रस्ताव आया। सिर्फ 6 महीने का एक अनुबंध था, कार्यकारी मुख्य वित्तीय प्रबंधक के रूप में। मुझे काम चाहिए था। मैंने प्रभा से बात की कि सिर्फ 6 महीने के लिए मुझे पहली बार दिल्ली छोड़कर पुणे जाना है। प्रभा को मेरा यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कहा, आपको इतनी दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उसे समझाना चाहा, पद बहुत अच्छा है, पुणे अच्छी सिटी है, 6 महीने की ही तो बात है, सब लोग आते जाते रहना, इसी बहाने 6 महीने के लिए सब पुणे में भी घूम लेंगे, फिर मुझे काम तो चाहिए ही होगा। प्रभा बोली, आपको काम जल्दी ही दिल्ली में भी मिल जाएगा। आपको काम का अच्छा अनुभव है और आपका व्यवसायिक दायरा भी बहुत बड़ा है। पैसे हमारे पास कम नहीं है, आप इतने सालों से अच्छी पोस्ट पर हैं और खर्च कुछ है नहीं। रही बात घूमने की, तो पुणे वैसे भी घूमा जा सकता है। मैंने फिर अपना पक्ष रखा। देखो, मैंने आज तक दिल्ली से बाहर जाने की नहीं सोची, परंतु दिल्ली के प्रदूषण से दूर भी कुछ दिन रहकर देखना चाहिए। और फिर पहली बार दिल्ली से बाहर जाकर काम करने से बच्चों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। प्रभा ने एक लंबी सांस भरी, कुछ देर सोचा और फिर बोली, ठीक है, पर 6 महीने बस। वह मेरे आधे अधूरे जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। इस प्रकार मैं 6 महीने के लिए प्रभा, माँ और दोनों बेटियों को दिल्ली छोड़ पुणे आ गया। प्रभा मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़ने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं पहली बार उससे दूर जा रहा था। मेरा मन तो पहले से ही भारी था, पर सिर्फ 6 महीने की ही बात थी। मैंने अपने आप को तसल्ली दी, परंतु जब प्लेन में बैठा तो मेरी भी आंखें गीली थी। दोस्त बनकर उसको चाहा, ये कभी सोचा न था। दोस्ती ही दोस्ती में वो खुदा हो जाएगा। पुणे आकर देखा, करने के लिए बहुत काम है। अपनी फाइनेंस टीम को उत्साहित किया, एकजुट किया और काम शुरू किया। कंपनी का वित्तीय प्रबंधन अच्छी हालत में नहीं था। उसे पटरी पर लाना एक भारी जिम्मेदारी थी। पुणे एक सुंदर शहर है। पुराने जमाने में सांस के रोगियों को पुणे में स्वास्थ्य लाभ के लिए भेजा जाता था। बाद में यह शहर एक सैनिक छावनी बनता गया और रिटायरमेंट शहर के रूप में विकसित हो गया। 21वीं शताब्दी की शुरुआत में कंप्यूटर और आईटी कंपनियों के आगमन से इस शहर को बहुत फायदा हुआ। यह शहर निर्माण कंपनियों के अलावा आईटी कंपनियों की भी पसंदीदा जगह बन गया। वीर शिवाजी की विरासत का यह मराठी शहर मुझे बहुत पसंद आया। फिल्म ट्रेनिंग संस्थान के अलावा अच्छे स्कूल और कॉलेज के लिए भी पुणे प्रसिद्ध है। कुल मिलाकर भारत के सुंदर और समृद्ध शहरों में से एक है। पहले हफ्ते में मैं एक होटल में रुका, फिर प्रभा को बुलाया दिल्ली से। कुछ दिन होटल में दोनों ने रहकर किराए के घर देखे। ब्लूरीज सोसाइटी पसंद आई हम दोनों को। हिंजेवाड़ी में ही दफ्तर था और अब हिंजेवाड़ी में ही घर मिल रहा था। 1 हफ्ते से कम समय में हम वहां एक बिल्डिंग के 23वें माले पर रहने आ गए। बिल्डिंग के पीछे खेत थे, उसके पीछे एक अच्छी खासी नदी, उसके पीछे पहाड़। मैं और प्रभा दिल्ली में रहकर ऐसी खूबसूरत दुनिया की सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। बिल्डिंग के छत पर खड़े होकर हम दूर दूर के हसीन नजारे देखते। एक दिन मैंने प्रभा से कहा, यहां हमेशा के लिए रहा जा सकता है? वो मुस्कुराई और बोली, हाँ, रहा तो जा सकता है,
सोसाइटी में इन्फोसिस, टीसीएस के ऑफिस, रेडिसन होटल, डोमिनो, मैकडोनल्ड और भी बहुत कुछ। यह हमारी नई हॉलिडे डेस्टिनेशन थी अगले 6 महीने के लिए। प्रभा अब थोड़ी प्रसन्न थी, पर ज्यादा प्रसन्नता उसे तभी मिलती जब मैं वापस दिल्ली आ जाता, उसके पास, परिवार के पास। हमें एक दूसरे के साथ रहने की बहुत बुरी आदत थी, परंतु किस्मत को कुछ और मंजूर था। मेरा काम जर्मनी में बहुत पसंद किया गया। मुझे मुख्य वित्तीय प्रबंधक की स्थायी नौकरी प्रस्तावित की गई। यह करीब 600 लोगों की कंपनी थी और मेरे लिए काफी अच्छा व्यावसायिक अनुभव था। मुझे पुणे और मुंबई की दोनों कंपनियों का मुख्य वित्तीय प्रबंधक होना था। प्रभा और मां मेरी ही तरह अनिर्णय की स्थिति में थे। मैं यह काम कुछ समय और करना चाहता था। प्रभा और मां चाहते थे कि मैं वापस आकर दिल्ली में नौकरी ढूंढ लूं। इस कश्मकश में कुछ हफ्ते गुजर गए। अंततः मैंने जर्मन सहयोगियों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रभा को कहा कि मैं हर महीने दिल्ली आऊंगा 3-4 दिन के लिए। प्रभा ने अनमने ढंग से बात मान ली। साजन ये मत जानियो, तोहे बिछड़त मोको चैन, दिया जलत है रात में और जियो जले बिन रैन। अगले 2 साल के अंदर करीब 6 महीने मैं, प्रभा, मां और बच्चों के साथ रहा। हर महीने दिल्ली जाता 3-4 दिन के लिए। मेरा परिवार सर्दी, गर्मी, दशहरा की छुट्टियों में पुणे आ जाता। जब भी हम साथ होते, उत्सव का माहौल होता। सप्ताहांत को पुणे के दर्शनीय स्थल घूमना, मॉल में जाना, शिवाजी के किलों की यात्रा, भीम शंकर महादेव की यात्रा, समय जैसे भाग रहा था। सब प्रसन्न थे इस नए माहौल में। पुणे का सदाबहार सुहाना मौसम सबको पसंद था। नदी, पहाड़, लोनावला के गेम्स पार्क, पुणे के शानदार मौसम। परंतु जब वो वापस दिल्ली जाते तो माहौल गमगीन हो जाता। मैं अकेला रह जाता पुणे में। वो सब मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं वापस दिल्ली आना चाहता था, परंतु कंपनी को मेरी जरूरत थी। मेरे वित्तीय विभाग के युवा कर्मचारियों को मेरी जरूरत थी। अभी थोड़ा काम और बाकी था, परंतु जैसा कि सब जानते हैं, समय बदलता रहता है, कभी अच्छे के लिए तो कभी बुरे के लिए। लॉकडाउन में दफ्तर के सब काम अब ऑनलाइन लैपटॉप से चलने शुरू हो गए थे। पुणे आईटी सिटी है। मेरा दफ्तर भी एक जर्मन आईटी कंपनी थी जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम करती थी। ऑनलाइन काम तो आरंभ हो गया, पर एक नई मुसीबत का भी आगाज हो गया। 1 अप्रैल 2020 को एक नए मैनेजिंग डायरेक्टर ने ज्वाइन किया। पहली औपचारिक मुलाकात में समझ में आ गया कि जर्मन प्रबंधन ने भारत में एक बार फिर गलत आदमी को जहाज का कप्तान चुना है। इससे पहले भी 3 भारतीय मैनेजिंग डायरेक्टर जर्मनी से चुनकर आए और 1 साल के अंदर ही उन्हें खराब व्यवहार या गबन के कारण 10 मिनट के नोटिस पर निकाला गया था। मैं पहली मुलाकात में समझ गया कि यह लगातार चौथी गलती है। ये साहब सूक्ष्म प्रबंध के आदी थे। मैं फाइनेंस हेड था और कंपनी पर कब्जा जमाने के लिए फाइनेंस हेड पर कब्जा जरूरी होता है। उनका सूक्ष्म प्रबंधन प्रारंभ हो गया और मेरा विरोध भी इसी अनुपात में आरंभ हो गया। शीघ्र ही इन साहब को भी समझ में आ गया कि मैं इनके फंदे में नहीं आऊंगा और मुझे भी समझ में आ गया कि ये भी 1 साल से पहले ही निकाल दिए जाएंगे। पर 1 साल अब 100 साल जैसा होने वाला था। यह साधारण वर्ष नहीं था। दुनिया के इतिहास में यह वर्ष 2020 था। मई 2020 में रश्मि ने नियंत्रक की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वो ऑफिस और महामारी के तनाव को नहीं झेल पा रही थी। मैंने उसे कुछ दिन और रुकने को कहा, परंतु वो बहुत विचलित थी। मैंने उसका इस्तीफा मंजूर कर मानव संसाधन विभाग को आगे बढ़ा दिया। मुझे उसके कंपनी छोड़ने का बहुत दुख हुआ। 25 मार्च 2020 के लॉकडाउन में प्रभा और मैं पुणे में फंस गए थे। मम्मी और बच्चे दिल्ली में बहन के घर थे। बड़े भाई और भाभी से तो किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी। महामारी गहराने लगी। मई में पुणे की हमारी बिल्डिंग मरीज मिलने से सील कर दी गई। 14 दिन बाद सील खुली तो 17वें दिन फिर एक पीड़ित पाया गया। बिल्डिंग को दोबारा सील कर दिया गया। ऑफिस में नए मैनेजिंग डायरेक्टर से जंग चल ही रही थी। ना वो अपने प्रयास छोड़ रहे थे मुझ पर काबू करने के लिए, ना मैं प्रयास छोड़ रहा था निवेशकों के पैसे की रक्षा के लिए। सिर्फ एक अच्छी खबर आई जून 2020 के आरंभ में। नंदनी, बड़ी बेटी, 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में 96% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुई। अब हम अत्यंत प्रसन्न हुए। वो दिल्ली में थी, मैं और प्रभा पुणे में। वीडियो कॉल ही सहारा था। बधाई का आदान प्रदान हुआ और मिलने पर एक बड़ी पार्टी की घोषणा की गई। उधर मां बेचैन थी। वो चाहती थी कि मैं वापस आ जाऊं नौकरी छोड़कर। वो रोज टीवी में समाचार देखती और इस महामारी से डर जाती। उनका डरना जायज था। मैं कभी उनसे दूर नहीं रहा था। इस बढ़ती हुई लाइलाज महामारी में वो मुझे अपने से दूर नहीं देखना चाहती थी।
आखिर मैंने निर्णय लिया। मैंने जून की शुरुआत में त्याग पत्र दे दिया। 3 महीने का नोटिस पीरियड था। 1 सितंबर 2020 को मैं दिल्ली वापस जा सकता था, अगर अंतर्देशीय उड़ान सरकार ने खोली तब, अगर लॉकडाउन खुला तब, वरना नहीं। मां और प्रभा खुश हो गई। त्याग पत्र देकर मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। 6 महीने की योजना अब 2 साल के पुणे प्रवास में बदल चुकी थी। अब सिर्फ 3 महीने के नोटिस पीरियड में मुझे और पुणे में फंसी हुई प्रभा को वापसी की तैयारी करनी थी और वायरस से बचना भी था। 4 महीने बाद खबर आई कि मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को 10 मिनट के नोटिस पर निकाल दिया गया है। पुणे में लॉकडाउन में रहते हुए हमें मां और बच्चों की चिंता तो लगी ही रहती थी, पर 20 साल के विवाहित जीवन में हम दोनों कभी भी इतने अधिक समय तक एक साथ अकेले नहीं रहे थे। हर स्थान पर घूमने हम मां के साथ जाते थे और बाद में बच्चे और दीदी के साथ। हमने इस साथ को अच्छे से जिया, लेकिन फ्लैट के बाहर दुनिया बदल रही थी। सामने वाली बिल्डिंग से रात को आती रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। पुणे की इस सोसाइटी में 25 रिहायशी इमारतें थीं। हर इमारत में कम से कम 24 फ्लोर थे। अधिकतर लोग पुणे के बाहर के लोग थे, जो हिंजेवाड़ी की विशाल और विस्तृत IT कंपनियों में काम करते थे। वो वायरस के बढ़ते प्रभुत्व को देखकर एक एक करके अपने मूल निवास की ओर प्रस्थान कर रहे थे। हमारे सामने वाली इमारत जो कभी 90% तक गुलजार रहती थी, उसमें अब सिर्फ 30% परिवार ही रह गए थे। ब्लूरीज की सदा आबाद रहने वाली मुख्य व्यावसायिक सड़क पर अब कुत्तों का राज हो चुका था। बाहर 2 महीने से कर्फ्यू था। लोग सड़क पर निकलने बंद हो गए तो कुत्तों का लोगों से डर खत्म हो गया। हम खिड़की से रोज देखते कि किसी न किसी इक्का दुक्का बाहर निकले व्यक्ति पर कुत्ते हमला कर देते। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं। देश में अब कोरोना के मरीजों की संख्या 1,90,000 के पार पहुंच गई है। मरीजों और कोरोना से मौत की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। सोर्स ABP न्यूज 1 जून 2020। हम जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मां और बच्चे हमसे इतने दूर रहे हों। प्रभा को जाहिर है मुझसे ज्यादा इस बात की चिंता थी। उसकी निर्णय क्षमता निश्चय ही मुझसे ज्यादा परिपक्व रही थी। मैं बचपन से साहित्य का घनघोर पाठक था। हजारों किताबें पढ़ चुका था। हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल, इंग्लिश, तमाम क्षेत्रों का साहित्य। प्रभा संस्कृत की स्नातक थी। किसी और किताब को उसने नहीं पढ़ा था शायद। मेरे सामने तो कभी याद नहीं। फिर भी उसकी सही निर्णय लेने और उचित सलाह देने की अद्भुत क्षमता थी। मैं सदा उसके निर्णय को गंभीरता से लेता था, पर मैं कुछ अधिक जोखिम लेने की मानसिकता रखता था। अभी 1 साल पहले ही 50 साल की उम्र में मैंने 100 फुट ऊंचे रोपवे से फ्री हैंड स्लाइडिंग की थी। कंपनी की क्रिकेट लीग में हिस्सा लिया था। श्रीलंका में मोटर पैराशूट ग्लाइडिंग की थी। थोड़ा जोखिम क्षमता में अंतर था। वो ठहरी हुई शांत गंभीर नदी थी। मैं बहता हुआ छोटा सा पानी का झरना था। मुझे उसकी परिपक्व निर्णय क्षमता का बोध हमेशा से रहा। मैं इस कारण से उसकी अधिकतर सलाह मानता था। यह वायरस की पहली लहर थी। इसमें ठीक होने वालों का प्रतिशत 99% था। वायरस का म्यूटेशन होता है, ये बात तब हम में से किसी को पता नहीं थी। दूसरी या तीसरी लहर भी आती है, ये बात भी आम आदमी को पता नहीं थी। कंपनी में काम कर रहे कई सहयोगी वायरस से संक्रमित हुए। सब ठीक हो गया। अंततः वह दिन भी आ गया जब मैंने 2 साल से अधिक समय काम करने के बाद एक सादे तौर पर कंपनी से अंतिम विदा ली। उस दिन कोई समारोह तो नहीं हो सकता था, जैसा बहुराष्ट्रीय कंपनियों में चलन है। सामाजिक दूरी के नियम सख्ती से लागू थे। मैं सिर्फ अपनी टीम से मिला, साथी प्रबंधकों से विदा ली और लौट आया। जो थोड़ा बहुत सामान था वो पहले ही कुरियर से दिल्ली भेज दिया था। प्रभा और मैं अत्यंत शंकित थे। सब सावधानियां बरत रहे थे। हमने अपने हैंड्स बैग लिए हुए थे, हाथों में रबर के दास्ताने, मुंह पर दोहरा मास्क, उसके बाद चेहरे पर प्लास्टिक फेस शील्ड, हाथों में अल्कोहल स्प्रे की शीशी। हम टैक्सी में बैठे और पुणे को अंतिम बार देखते हुए एयरपोर्ट आ गए। एयरपोर्ट पर भी असामान्य माहौल था। यात्री डरे हुए थे। चेक इन का तरीका कॉन्टैक्ट लेंस हो गया था। एयरपोर्ट कर्मचारी दूर से ही टिकट चेक कर रहे थे। विमान के अंदर खाने की सुविधा बंद थी। एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर ही यात्री बैठ सकते थे। सब कुछ बदल चुका था। एक घबराहट का सा माहौल था सब तरफ। 2 साल से चल रहा पुणे का सुनहरा सफर अब समाप्त हो रहा था, शायद सदा के लिए।